टॉपिक कोलाइड्स। ठीक है। इन 1906 एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम कोलाइड पे बात करनी स्टार्ट की थी। तो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है। तो फादर ऑफ कोलाइड्स जो होते हैं दैट इज थॉमस ग्राहम इन 1906। ठीक है। सो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन फिल्टरेशन मैथड। किस पे काम कर रहे थे भैया? वर्किंग ऑन filtration method through parchment membrane। वो लोग parchment membrane के थ्रू फिल्ट्रेशन करना चाह रहे थे। अब ये parchment membrane क्या थी और उन्होंने कैसे बनाई थी, ये थोड़ी सी बात समझिए। उन्होंने क्या किया, he take a normal filter paper। नॉर्मल फिल्टर पेपर क्या होता है बेटा? व्हाट इज नॉर्मल फिल्टर पेपर? नॉर्मल फिल्टर पेपर इज अ पेपर विच इज हैविंग पोर साइज अराउंड 1 माइक्रोन। इनका पोर साइज जो होगा वो 1 माइक्रोन होगा। जब इन्होंने इसको स्पेशली एक स्पेशल केमिकल में मिलाया दैट इज नाइट्रोसेलुलोज विद इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व दैट द पोर साइज इज रिड्यूस्ड। जो इनका पोर साइज था वो रिड्यूस्ड हो गया इन दिस मैनर। द पोर साइज गेट रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड होके 1 नैनोमीटर्स में आ गया। That is 1 nanometer. 1 nanometer is 10 की power minus 9 meter. And such a filter paper is called as ultra filter paper, which is more effective in filtration. Which filter paper is more effective in filtration? Normal or ultra filter paper? Ultra filter paper. You know what is filtration? क्या होता है filtration? Where one component of a mixture get passed away from the pores and the second one will block due to the pore size. अगर दोनों पास हो गए या दोनों स्टॉप हो गए then it is not a filtration, तब उसे filtration का नाम नहीं देंगे हम लोग। ठीक है। On the basis of these two filter paper he was working on the filtration method और उसी के बिहाफ पे इन्होंने डिवाइड किया। अब इन्होंने जब बात की फिल्ट्रेशन की तो उन्होंने स्पीड के देखी। इन्होंने 2 टर्म डिसाइड किए थे, वन इज क्रिस्टलॉइड्स, अनदर इज कोलाइड्स। अब क्या कहा उन्होंने, पहले तो इसकी बात करें, ये जो केमिकल जिसमें इसको डिसॉल्व किया गया, द केमिकल इन विच द नॉर्मल फिल्टर पेपर डिसॉल्व एंड मेक इट द पोर साइज रिड्यूस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर, सच अ केमिकल इज कॉल्ड एज कोलाइडियंस। इसे हम क्या नाम देंगे? कोलाइडियंस। तो बेटा पूछा जाता है व्हाट इज कोलाइडियंस? इट इज द केमिकल विच कन्वर्ट द नॉर्मल फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एक्चुअली द केमिकल गेट इम्परमिटेड इन द पोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हनी, शहद को अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए कपड़ा है आपके पास, जैसे सर क्लॉथ, तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो उसका पोर साइज कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसको हनी में डुबाऊंगा, शहद में डुबाऊंगा, तो क्या होगा, इसके पोर्स पे वो शहद डिपॉजिट हो जाएगा एंड द पोर साइज विल रिड्यूस्ड ड्राई करने पे। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे हुआ। नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर साइज बड़ा था और उसको अगर हमने नाइट्रोसेलुलोज प्लस इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के मिक्सचर्स के अंदर डिसॉल्व किया तो वो इम्परमेटेड हो गया या इसके अंदर डिपॉजिट हो गया पोर्स के अंदर, जिसकी वजह से इसका पोर साइज रिड्यूस्ड हो गया। एंड वन ऑफ द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, एग्जाम्पल्स ऑफ वन ऑफ द अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज पर्चमेंट मेम्ब्रेन। पर्चमेंट मेम्ब्रेन है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स हैं, नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल्स हैं, जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तरह काम करती है। हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, लाइक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, फेरोसाइनिक्स
फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरिसाइनाइड्स, द बेस्ट मेम्ब्रेन जो कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तरह काम होती है उसकी, ठीक है। तो ये सारी मेम्ब्रेन्स पर्टिकुलरली बहुत इफेक्टिव होती हैं इन फिल्ट्रेशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। गॉट इट। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी स्पीड की। यस, सो थॉमस ग्राहम ने दो कैटेगरी में मिक्सचर्स को डिवाइड किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ rate of diffusion he classify mixtures as पहला crystalloids and दूसरा colloids। तो बेटा क्रिस्टलॉइड क्या थे? क्रिस्टलॉइड्स वो सब्सटेंसेस थे या वो कंपोनेंट थे जिनकी डिफ्यूजन की रेट कैसी थी? फास्टर थी, ठीक है। द वन विच हैव या विच डिफ्यूज विद फास्टर रेट। एंड कोलाइड्स क्या हुए? द वन विच डिफ्यूज विद स्लोअर रेट। अब इतना कह के उन्होंने कोलाइड नाम दे दिया, क्रिस्टलॉइड नाम दे दिया, ठीक है। बट बेटा ये थ्योरी बहुत ज़्यादा दिन चली नहीं। क्यों नहीं चली? ज़रा एग्जांपल समझिए। एग्जांपल इज, जैसे कि आप NaCl लेते हो, तो इफ़ वी टेक NaCl इन वाटर, तो इसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो है हायर, बहुत ज़्यादा हाईली डिफ्यूज़ होता है, फास्टर रेट के साथ डिफ्यूज़ हुआ। लेकिन अगर आप NaCl को बेंजीन में लेते हो तो इसकी डिफ्यूजन रेट स्लोअर हो गई, ये स्लोअर डिफ्यूज हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हो इन वाटर, सोडियम कार्बोक्सिलेट मतलब RCONA, अगर आप RCONA लेते हो इन वाटर तो इसकी जो रेट है वो क्या होगी? ये स्लो डिफ्यूज होता है भैया। और अगर आप इसी को किसी अल्कोहलिक मीडियम में लेते हो तो क्या होगा? इसकी जो रेट है वो प्लस, अगर अल्कोहल मीडियम लेके चल रहे हो तो इसकी रेट जो है वो हायर हो गई, डिफ्यूज विद हायर रेट। तो आपने एक चीज नोटिस की कि अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो सेम कंपोनेंट अलग अलग रेट से डिफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए ये थ्योरी जो फेल हो गई। अब देखो यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं कोलाइड्स की या फिर किसी भी चीज़ की, तो हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं एक तरह से सॉल्यूट की। सॉल्वेंट तो फिक्स कर रखा है हम लोगों ने यहाँ पे वाटर, बाय डिफॉल्ट वाटर हो। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, जब थॉमस ग्राहम ने बात की थी तो इन्होंने बात की है इन मिक्सचर्स को इन वाटर बाय डिफॉल्ट। बट अगर मैंने वाटर की बजाय कुछ और ले लिया तो सेम सब्सटेंस अलग स्पीड से दौड़ने लग गया या अलग स्पीड से डिफ्यूज होने लग गया, तो the theory get soon discarded and a new term arise which is called as colloidal state। तो एक नई टर्म आई जिसे हमने नाम दिया colloidal state। So this is all about the chapter which is a colloidal state। तो पहले colloidal state के बारे में कुछ बातें हम समझते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन और आपके सस्पेंशन से इनसे क्या फ़र्क है, ठीक है। तो गिवन हेडिंग colloidal state। सो हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, डेट इज colloidal state। colloidal state, ठीक है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई। तो बेटा पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि colloidal state इट इज अ पर्टिकुलर स्टेट, नॉट अ क्लास ऑफ कंपाउंड। ये कोई स्टेट है, कोई कंपाउंड नहीं है। तो ये सारी बातें नोट डाउन करते जाओ, इंपॉर्टेंट है। इट्स अ पर्टिकुलर स्टेट एंड नॉट अ कंपाउंड। ये कोई कंपाउंड नहीं है, फर्स्ट थिंग। या क्लास ऑफ कंपाउंड करें तो ज़्यादा बेटर है, नॉट अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स।
Second is, in this state, the rate of diffusion through parchment membrane is generally slow. जो डिफ्यूजन की रेट है फिल्टर पेपर या नॉर्मल फिल्टर पेपर से डिफ्यूज होने की, वो कैसी रहेगी? हमेशा स्लो रहेगी. सो हम बोलेंगे इट हैज़ स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर. अब मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर लिख रहा हूँ ब्रॉडली, कोई भी हो सकती है वो मेम्ब्रेन, आपकी एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी हो सकती है. Got it? Now, very important thing, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल स्टेट. अब स्टेट है तो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे कि सॉल्यूशन स्टेट था, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लाइक दिस वे वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल स्टेट. कौन कौन से होंगे? एक तो था इसमें इंटरनल, दूसरा था इसमें एक्सटर्नल फेज. इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज. ठीक है, तो हम बात करेंगे इंटरनल फेज की प्लस एक्सटर्नल फेज की. सेकेंड थिंग, जो इंटरनल फेज था वो पर्टिकुलरली आपका था डिसकंटिन्यूअस फेज, और जो एक्सटर्नल फेज था वो था आपका कंटिन्यूअस फेज. तो ध्यान रखना, इंटरनल फेज इज discontinuous and the external phase is continuous. आप इसको किस नाम से जानते हो? जो इंटरनल फेज थी वी कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज. आप इसको डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हो, डिस्पर्स्ड फेज. मैं इसको डीपी कहूंगा. एंड जो एक्सटर्नल फेज थी जो कि आपकी कंटिन्यूअस थी, उसे हमने क्या कहा? डिस्पर्जन मीडियम का. जिसको मैं डीएम कह रहा हूं. ठीक है, तो डिस्पर्स फेज लाइक सॉल्यूट, इट बिहेव लाइक अ सॉल्यूट. डिस्पर्जन मीडियम, इट बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट. एक बात दिमाग में रखना, जब भी डिस्पर्स फेज बोला जा रहा है तो इनके जो पार्टिकल का जो साइज होगा that is in between 1 to 100 नैनोमीटर. जो पार्टिकल साइज है ऑफ डिस्पर्स फेज, जब भी हम डिस्पर्सल फेज बोलेंगे मतलब कोलाइडल फेज बोलेंगे, तो इनका जो पार्टिकल साइज होगा कितना होगा? 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में होगा. 1 to 100 नैनोमीटर का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज 1 to 100 नैनोमीटर? इट मीन्स कितना? हाँ, और 100 नैनोमीटर का? 100 नैनोमीटर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में, इसको सेंटीमीटर्स में आपको अच्छे से याद रखना है. दैट इज 10 आर्मस्ट्रॉन्ग टू कितना हो गया 100 नैनोमीटर का? 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग. या फिर इसको सेंटीमीटर में बात करें तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर टू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर की रेंज में आता है. ठीक है, और जब भी डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे मतलब जिसमें घोला जाएगा उसको, वो हमेशा क्या होगा? बिलो 1 नैनोमीटर. ठीक है, हमेशा 1 नैनोमीटर से बिलो होगा, मतलब बिलो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब बिलो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, मतलब बिलो 10 की पावर -9 मीटर में आएगा. तो फेज जो होगा, दिस इज जनरली जो इसका पार्टिकल साइज है, द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल फेज इन बिटवीन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर. तो ध्यान रखना, हम कितने छोटे पार्टिकल को कितने छोटे पार्टिकल के अंदर मिला रहे हैं. सारी कहानी पार्टिकल साइज पे घूम रही है आपकी. ऑलराइट, तो ये फिगर याद रखना इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, इन टर्म्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग, इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स पूछ लिया जाता है. सिंपल सी चीज़ है, कन्वर्जन आप जानते हो अच्छे से. ऑलराइट, सो अब एक और बात हम करते हैं कि साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल. ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं
डू नॉट सेटल डाउन, कोलाइडल पार्टिकल जो हैं डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इवन ऑन कीपिंग ऑन इट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है बेटा यहाँ से निकल के कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल्ड बाय ग्रेविटी, और ना ही ये आपको नेकेड आई से दिखाई देते हैं। इवन ऑन लॉन्ग कीपिंग, अगर आप कितनी देर तक इसको रख दो तो भी ये आपको ग्रेविटी का असर नहीं दिखेगा। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इन पे ग्रेविटी का असर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन इतने भी ज़्यादा छोटे नहीं होते कि ग्रेविटी बिल्कुल भी ना लगे। फ़र्क है, ये मीडियम रेंज में आती है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ कि एक्चुअली कोलाइडल जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली। ये तो बात होगी बेटा कोलाइडल की। एक चीज़ और पढ़ेंगे हम लोग, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की देखो, ट्रू सॉल्यूशन की अगर फेजेस की बात करेंगे तो वहाँ होता था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोलाइडल स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ होगा डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम, या इंटरनल फेज, इंटरनल एक्सटर्नल फेज, ठीक है। ऐसे से बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फेज। थर्ड थिंग हम बात करते हैं सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होता है प्रेसिपिटेट एंड मीडियम, ठीक है। सस्पेंशन के बारे में आपको पता नहीं था। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, कोलाइडल स्टेट में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम होता है, जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट एंड मीडियम होता है। प्रेसिपिटेट लाइक सॉल्यूट बिहेव करेगा जिसको मिलाया जा रहा है, और जो आपका मीडियम होगा वो आपका सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये जो फेजेस हैं दीज बिहेव लाइक सॉल्वेंट, लाइक सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये जो फेजेस हैं दे बिहेव लाइक सॉल्वेंट, लाइक सॉल्वेंट। बट सॉल्वेंट नाम नहीं देंगे, सॉल्वेंट अलग चीज़ होगी। यहाँ पर हम लोग मीडियम का नाम दे रहे हैं, मतलब काम वही है कि इसको इसमें मिलाया जाएगा। दैट इज डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स इन डिस्पर्शन मीडियम। आया समझ में? ऑलराइट, मेडिसिन्स जो होती हैं दे आर जनरली मोर इफेक्टिव इन कोलाइडल स्टेट, ठीक है। तो मेडिसिन्स, एक पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि मेडिसिन्स जो हैं आर मोर इफेक्टिव इन कोलाइडल स्टेट। वो कोलाइडल स्टेट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टिश्यूज। नाउ अब आती है मेन, दैट इज, हाँ बताएंगे आपको, तभी तो पूछा जाता है बेटा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के अंदर हम लोग कोलाइडल गोल्ड या कोलाइडल सिल्वर क्यों यूज़ करते हैं, या फिर आई ऑइंटमेंट के अंदर हम लोग कोलाइडल एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? कोलाइडल फॉर्म में क्यों? बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड टिश्यूज, ठीक है। नाउ फर्स्ट मेक द डेफिनेशंस। तो फॉर डेफिनेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो प्रॉपर्टी, एक चार्ट बनाइए, यहाँ लिखेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे हम कोलाइडल स्टेट या कोलाइड्स, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सस्पेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है नेचर वाइज। नेचर वाइज ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर ऑलवेज कैसे होते हैं, दे आर होमोजीनियस, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल आपके हमेशा होंगे होमोजीनियस। कोलाइडल स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं हेट्रोजीनियस, एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है आपकी, दैट इज कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन की जो कंपोनेंट्स है दैट इज सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट है। यहां क्या होंगे? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम है। और सस्पेंशन के क्या होंगे? प्रेसिपिटेट एंड मीडियम होंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट इज अपीरियंस वाइज। अगर अपीरियंस वाइज बात करें हम लोग, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, अपीरियंस, तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन अपीरियंस। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं बेटा नीचे। कोलाइडल की बात करेंगे तो दे आर ट्रांसलूसेंट इन अपीरियंस। और अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा? दे आर ओपेक इन नेचर, वो ओपेक होंगे भैया। ठीक। फोर्थ अगर बात करें, अगर सेटलिंग की बात करें, सेटलिंग प्रॉपर्टी, तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर नेवर सेटल्ड। सॉरी, इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं, दैट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक चीज याद रखना, सॉल्वेंट पे बात नहीं होती, यहाँ पे सॉल्यूट पे बात होती है। ठीक है। तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट की वो बात करेंगे। सॉल्यूट का मतलब जिसमें जो फेज है सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही है उनके। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज के सॉल्यूट हैं, उनके पार्टिकल साइज कितने होंगे? बिलो 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक है। अगर यहां बात करें कोलाइडल के, तो क्या कितने होते हैं? इट इज इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स। ठीक है। अगर सस्पेंशन की बात करें, अबव 100 नैनोमीटर्स के पार्टिकल साइज होंगे। नेक्स्ट इज सेटलिंग प्रॉपर्टी। अगर सेटलिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर नेवर बी सेटल्ड। ये सेटल्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं। अब देखो, सॉल्वेंट सब में अगर बात करें तो बिलो 1 नैनोमीटर रहेगा आपका। सॉल्वेंट सब में बिलो 1 नैनोमीटर है। सॉल्यूट के बिहाफ पे डिफरेंशिएट होते हैं लोग। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेटलिंग प्रॉपर्टी की, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होंगे वो कभी सेटल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दे नेवर बी सेटल्ड। क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि ग्रेविटी फोर्स लग नहीं पाता। पानी के अंदर अगर मैं एक बड़ा सा पत्थर डालूं तो वो जाके सीधा नीचे बैठता है, बिकॉज ऑफ द सेटल्ड ग्रेविटी, सेटल्ड हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमेशा सेटल्ड रहेंगे। पार्टिकल साइज बड़े, फुल्ली ग्रेविटी लगेगी। ठीक है। ऑलवेज बी सेटल। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो बेचारे बीच में फंस जाते हैं। ना ही इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ग्रेविटी ना लगे, ना ही इतने ज़्यादा बड़े कि ग्रेविटी फुल्ली लग जाए। तो ये सिर्फ सेटल्ड अगर बात करें तो ग्रेविटी तो इन पे भी नहीं लगती, लेकिन ये सेटल्ड ओनली बाय सेंट्रिफिकेशन मेथड होते हैं। दे आर ओनली बी सेटल्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये सिर्फ सेंट्रिफिकेशन मेथड के द्वारा ही सेटल्ड हो सकते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी मतलब फिल्ट्रेशन। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पार हो जाएंगे और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पार हो जाएंगे। तो क्या कभी फिल्ट्रेशन होगा? नहीं, ये दोनों तरफ से पार हो गए ना। चेंज कर सकते हैं उसका क्या? पोलैरिटीज चेंज करेंगे तो क्या पता हो जाए। बेटा ट्रू सॉल्यूशंस है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, नमक और पानी का मिक्सचर ले भैया तू, और कर फिल्टर पेपर चेंज करके उसको अलग। हर जगह से पार हो क्योंकि पार्टिकल छोटे हैं। और मेथड से होते हैं, जैसे अपन गर्म करके नहीं होते, फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर नहीं होते। फिल्ट्रेशन मेथड से सिर्फ फिल्टर होने के चांसेस उन्हीं की बन सकते हैं इनका पार्टिकल साइज बड़ा हो, एक बड़ा हो और एक छोटा हो। तो बड़े वाले पार्टिकल साइज रुक जाएंगे, छोटे वाले निकल जाएंगे। इनके तो दोनों ही पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों ही पार्टिकल क्या होंगे? 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। दे आर ऑलवेज पास थ्रू द फिल्टर पेपर।
whether they are normal filter paper or ultra filter paper. So we can say they never be filtered by normal filter paper nor by ultra filter paper. समझ में आई बात? So do not filter by normal filter paper, मैं NFP लिख रहा हूँ, nor by ultra filter paper. ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज द पार्टिकल साइज आर वेरी स्मॉल. अगर इसकी बात करूं सस्पेंशन की, दोनों से होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में जो सॉल्वेंट था, मतलब जो मीडियम की तरह काम कर रहा है, उनका पार्टिकल साइज तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, वो तो हर बार जाएगा. लेकिन जो सॉल्यूट लेके चल रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट लेके चल रहे हैं, उसका पार्टिकल साइज पोर साइज से काफ़ी बड़ा होगा, तो हर बार स्टॉप होगा, तो फिल्ट्रेशन होगा नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी. सो दे फिल्टर बाय बोथ फिल्टर पेपर. बोथ फिल्टर पेपर से मेरा मतलब क्या है कि नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर. लेकिन कोलाइड्स की अगर बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पार हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका पोर साइज बड़ा है. लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाते हैं. वो भी खाली 1 नैनोमीटर वाली होगी. ठीक है. क्यों 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर के ऊपर वाले सारे होंगे. फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल साइज है, आपने कोई मिक्सचर लिया तो एक चला जाए, एक रुक जाए. अगर इसका पोर साइज 1 नैनोमीटर है तो मतलब इसके पास 1 नैनोमीटर के पार्टिकल को रोकने की क्षमता है और उससे बड़े पार्टिकल को रोकने की क्षमता है. तो 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल 1 to 100 नैनोमीटर वाले पार्टिकल तो रुक जाएंगे ना. तो सॉल्वेंट तो निकल जाएगा हर बार, क्योंकि उससे छोटा ही होता है. वही तो करना है. समझ में आया? किस दुनिया में खो रहा है यश? यही तो कह रहा सर मैं, इससे छोटे वाले. चल एनीवेज, सो कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर बाय, या ऐसा बोलेंगे डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर बट कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर. सही तो लिखा है. डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर. नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ अलग होते हैं आपके? बाहर हो जाएंगे ना दोनों के दोनों. सर उनका पार्टिकल साइज तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है ना, 100 नैनोमीटर तक है. हाँ, तो फिर वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से कैसे होंगे? नॉर्मल फिल्टर पेपर से कहाँ हो गए? मैंने ये तो लिखा डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर. डू नॉट लिखा है ना. अच्छा, हाँ ठीक है. आंखों का इलाज कराओ, ध्यान से देखो. डू नॉट फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर बट कैन बी फिल्टर बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर. सम कैन बी नहीं, ऑल. क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर से कभी फिल्टर होंगे नहीं, बिकॉज दोनों से पार होंगे. एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हर बार फिल्टर होंगे. क्यों? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज उससे बड़े होते थे. तो सॉल्यूट बच जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा, मतलब डिस्पर्स फेज तो रुक जाएगी और डिस्पर्शन मीडियम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा. तो फिल्ट्रेशन हुआ. आया समझ में? नाउ लास्ट प्रॉपर्टी अगर बात करें हम स्टेबिलिटी की, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, दे आर मोर स्टेबल. कोलाइडल पार्टिकल भी स्टेबल होते हैं बट दे आर लेस स्टेबल देन द ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, स्टेबल बट लेस देन दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. एंड भैया जी इसकी अगर बात करें सस्पेंशन की, तो उनमें स्टेबिलिटी के नाम की चीज़ नहीं होती, उनमें सेटलिंग होती है, वो सेटल्ड हो जाते हैं. सेटल्ड होना, स्टेबल होना अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो दे नेवर बी सेटल्ड, नेवर बी स्टेबल. स्टेबिलिटी का बात है, मतलब सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं. यहाँ तो जो पार्टिकल था, प्रेसिपिटेट था, वो तो सीधे जाके बैठ गया, तो सॉल्यूशन बना कहाँ आपका? ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन हुआ काम. सॉल्यूशन की बात करेंगे तो परफेक्टली सॉल्यूशन बनता है आपके ट्रू सॉल्यूशंस में. कोलाइडल सॉल्यूशन भी बनते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से दे नीड सम एजेंट्स.
ठीक है, उसके बाद ही स्टेबल होते हैं, तो जितने ये होते हैं उससे कम ही स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी, तो वहाँ पे क्या होंगे, सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, ये कभी स्टेबल नहीं होंगे, बट ये ऑलवेज बी सेटल्ड। नाउ डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट इज कोलाइड। अब सवाल उठता है कि कोलाइड क्या है। सो कोलाइड की डेफिनेशन में बेटा ये सारे पॉइंट डाल दीजिए, कोलाइड तैयार हो गया आपका। ठीक है, तब करें। नहीं डन, ऑलराइट। नाउ कोलाइड्स डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें प्रॉपरली तो हम किस तरह से बात करते हैं, देखिए बेटा, कोलाइड्स क्या होते हैं। सो कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस mixtures having 1 to 100 nanometer in particle size and are translucent in appearance and can be filtered by which can be filtered by, किसे फिल्टर होंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, नॉर बाय या नॉट बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर एंड सेटल्ड ओनली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही सेटल्ड हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कोलाइड्स। दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ कोलाइड्स। अगर एग्जाम में कोलाइड्स की डेफिनेशन आती है तो आप ये लिखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे इससे, आपके प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होती है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें, टिंडल इफेक्ट की बात करें, तो याद रखना वो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के इसके कोलाइडल पार्टिकल दोनों शो करते हैं। हम उस पर बात करेंगे डिटेल में जब प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी, तो वहाँ ये चीज़ बताऊंगा आपको। सस्पेंशन की डेफिनेशन बता सकते हो बेटा, हालांकि आपका चैप्टर जो है वो कोलाइडल स्टेट है, फिर भी सस्पेंशन की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज सस्पेंशन? यस, व्हाट इज सस्पेंशन? Suspensions are heterogeneous mixtures having above 100 nanometer in particle size and are opaque in nature. They are always be filtered by normal filter paper as well ultra filter paper and always be settled in nature but do not stable. आप इसमें stability की बात बोल सकते हो and are stable in nature but less than true solutions. So this is all about the definitions. ये definition की बात हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन करेंगे प्लस अदर थिंग्स और भी करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है, और जो क्लासिफिकेशन करवाऊंगा वो आप ध्यान से समझना है इसमें। नो सी हेडिंग डाल लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। देखो बेटा, चार पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं इनको हम, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। अगर डिस्पर्शन मीडियम की बात करें, देखो पूरे टॉपिक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है और जो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल है उनका साइज़, मैंने आपको पहले भी कहा था साइज़ क्या होगा। अगर डिस्पर्शन मीडियम की अगर हम बात करें तो साइज़ कितना माना जाए? हाँ ना, बिलो 1 नैनोमीटर्स, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बिलो 1 नैनोमीटर।
लेकिन अगर डिस्पर्स फेज की बात की जाए तो पार्टिकल साइज कितना माना जाएगा? दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर, मतलब वो कोलाइडल रेंज में होगा। क्वाइट अंडरस्टूड, बिना सोचे समझे ये बात दिमाग में रखनी है कि जब भी बोला जाए तो ये दिमाग में आना चाहिए कि साइज़ क्या है इनका, इसी के अकॉर्डिंग हम कोलाइड्स को बना रहे हैं। ठीक है बेटा, अब जरा देखिए आप, तो मीडियम के ऊपर बात कर रहे हैं कि मीडियम क्या लेके चलें। अगर मीडियम आपका अल्कोहल है, एयर है, वाटर है, बेंजीन है, तो इनको अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अगर अल्कोहल है तो अल्कोसोल, अल्कोसोल। अगर एयर है तो एरोसोल बोला जाता है, अगर वाटर है तो हाइड्रोसोल कहा जाता है, और अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल कहा जाता है। सिंपल, फटाफट नोट डाउन करें। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं हमें। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? डिस्पर्स फेस फिजिकल स्टेट, मतलब उसका फिजिकल स्टेट कैसा है? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस पार्टिकल, इनके बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ट बनाते हैं इसका एक। पहले तो हम लिखेंगे डिस्पर्स फेस, फिर लिखेंगे डिस्पर्जन मीडियम, फिर लिखेंगे कोलाइड्स, किस तरह का कोलाइड है वो, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह के टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? क्योंकि फिजिकल स्टेट 3 है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि गैस टू गैस कॉम्बिनेशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वो तो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसीलिए उसको हम कोलाइड की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए, पहली चीज़, जब भी डिस्पर्स फेज की बात करें तो 1 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल होना चाहिए। डिस्पर्शन मीडियम की अगर बात करें तो पार्टिकल साइज बिलो 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन आ जाता है आपका, दैट इज हम कहते हैं कि अगर आपके पास सॉलिड टू लिक्विड को मिलाया गया हो, ठीक है, या फिर लिक्विड टू लिक्विड को मिला रहे हो, फर्स्ट सेकंड इज लिक्विड टू लिक्विड कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ठीक है, चलो एक एक करके पहले पढ़ते हैं। तो अगर सॉलिड टू लिक्विड को मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सोल, सोल कोलाइड कहा जाता है। सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज सोल कोलाइड। एग्जांपल्स जैसे कि मडी वाटर, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है बेटा। गोल्ड सोल, मेटल सोल मतलब मेटल सोल लाइक गोल्ड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद स्टार्च, प्रोटीन, जेलेटिन इन वाटर, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, जेलेटिन हो गया इन वाटर, इवन दो पेंट हो गया। ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। अगर जानते हो ना, एक सॉलिडिफाइंग मटेरियल होता है जो माइक्रो कल्चर में यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी इसी का एग्जांपल है। अगर ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास, एग्जांपल्स के लिए अच्छा खासा स्पेस रखना, मैं पहले बता देता हूँ। सेकंड इज लिक्विड टू लिक्विड कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शन कोलाइड। इमल्शन कोलाइड, लिक्विड टू लिक्विड इज इमल्शन कोलाइड। इसके एग्जांपल बहुत सारे आपको मिलते हैं, जैसे कि बटर, मिल्क, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? ब्लड, शैम्पू, ठीक है, कॉस्मेटिक्स सारे आइटम्स इसी में आ जाते हैं। क्रीम्स, खाने वाली जो क्रीम होती है वो, ठीक है,
देन इसके अंदर और मिला सकते हो आप पॉलिश, शू पॉलिश, और आ सकते हैं इसमें लिपस्टिक्स। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था कि शैम्पू, देन शू पॉलिश, लिपस्टिक, ये किस तरह के कोलाइड्स हैं। तो दीज आर बेसिकली एमल्शंस। इवन दो जो आपके सिरप होते हैं एमल्शंस कहलाते हैं, है ना। तो मेडिसिन भी इसी के एग्जाम्पल आते हैं। थर्ड टॉपिक आता है दैट इज गैस टू लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, फोम। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बोर्ड के अंदर, व्हाट इज बटर, बटर क्या है, डिफाइन बटर। अगर आपको उसके अंदर के कंपोनेंट नहीं पता तब आप कैसे डिफाइन करते हो। वैसे अंदर के कंपोनेंट याद रखने पड़ेंगे आपको। होता है क्या है बटर के अंदर, बटर के अंदर फैट होता है, प्रोटीन होता है, प्लस वाटर होता है, यही तो चीज़ होती है, ठीक है। कैसिन प्रोटीन पाई जाती है आपके मिल्क के अंदर। तो बटर किससे बनता है, बटर मिल्क से बनता है, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि बटर इज अ इमल्शन कोलाइड, पहली चीज़ तो ये, इन विच लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, सिंपल सी चीज़। अगर तुम्हें अंदर के कंपोनेंट नहीं पता है तो ऐसे लिखो, अगर पता है तो कैसे लिखेंगे, बटर इज इमल्शन कोलाइड इन विच फैट डिस्पर्स इन वाटर। तो तुमने स्पेसिफाई कर दिया। तो बटर क्या है, फैट डिस्पर्स इन वाटर। अब ये फैट जो होता है ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बटर के देखो जल में भी आता है, बटर जो है वो जल भी है। कैसे, बटर के ऊपर कहानी थोड़ी सी ये चलती है बेटा आपकी कि आपने जो लिया है फिजिकल स्टेट जो फैट की, क्या वो लिक्विड फॉर्म में लिया है कि आपने सॉलिड फॉर्म में ली है। इस बिहाफ पे इसको दो जगह कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं फोम्स की। तो फोम या फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग, ठीक है। तो इसमें जितने भी फ्रोथ होते हैं वो सारे आ जाते हैं। फ्रोथ जैसे कि सोप लेदर, साबुन का जो झाग होता है वो, ठीक है। एयर बबल्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम क्या होता है, विप्ड क्रीम, केक्स वगैरह खाते हैं, केक्स वगैरह खाते हैं, लगाते हैं ना ऊपर, नाम लिखते हैं बड़े डेकोरेटिव लेटर्स, ठीक है। अब अगर आपका मीडियम लिक्विड है, अगर आपका मीडियम लिक्विड है तो इन सभी को कहा जाता है लिक्विड कोलाइड्स। तो ये बात याद रखना, दैट इज लिक्विड कोलाइड कहेंगे अगर आपका मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो पूरा चैप्टर दरअसल इसी चीज़ पर टिका है, इसी के बारे में पढ़ना मेन तौर में। पूरा चैप्टर इसी पर है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रिपरेशंस, इनके फिजिकल स्टेट, इनकी अदर थिंग्स, सब कुछ इसी पे बात करेंगे। बाकी का तो बस आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होता है। फोर्थ, सॉलिड की बात करें। अगर सॉलिड लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, तो देखो SSS सॉलिड सोल कहलाएगा, सॉलिड सोल बन जाता है। SSS ट्रिपल S याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल जैसे कि अलॉयज हो गए, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। बट अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हम बात करते हैं तो वो सारे अलॉयज सॉलिड सोल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देन कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास, रूबी ग्लास जिससे बेसिकली वो बनती है आपकी क्या नाम है, बियर्स वगैरह जो बॉटल्स होती हैं, वो सारी इसी के अंदर आते हैं। देन जेमस्टोन्स, मार्बल्स, ऑप्टिकल ग्लास, जेमस्टोन्स, मार्बल्स, ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास जो हम लोग स्पेक्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे इसी के एग्जांपल्स में काउंट करते हैं। देन आता है आपके पास फिफ्थ कॉम्बिनेशन, लिक्विड टू सॉलिड। देखो याद रखने का तरीका, LS आगे G फॉर जेल। इसको कैसे याद रखेंगे, SSS। इसको कैसे याद रखेंगे, LSG, लिक्विड सॉलिड जेल। याद रहा, ठीक है। ये तो याद रखनी है तो कोर्स में, इसीलिए, और उस पर ऐसे याद रखेंगे हम लोग।
तो जेल्स में क्या आ जाते हैं? जेल्स में आ जाते हैं आपके दैट इज चीज़, ठीक है, देन जैम्स, जेलीज, जेलेटिन। जेलेटिन समझते हो? एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है जो थोड़ा सा उसको मिकोसल लेयर होती है जो उसको चिपचिपा बनाती है, जैसे स्टारफिश है तो वो एक जेलेटिन लेयर होती है उनके ऊपर, सबके ऊपर। एक्वाटिक एनिमल सबके ऊपर पाई जाती है, इवन एक्वाटिक प्लांट पे भी पाई जाती है, ठीक है। और जेलीज हम खाते भी हैं नॉर्मल, वो वाले भी जेलीज हैं, तो वो भी ध्यान रखना। कर्ड, हनी, बटर, हाँ जी सारा इसी का है, बिल्कुल। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीमेंटेशन, सीमेंट फॉर्मेशन, जैसे जेल फॉर्मेशन, सीमेंटेशन आया हुआ क्वेश्चन है बेटा बोर्ड का सीमेंटेशन पे। तो सीमेंटेशन इज ऑल्सो अ जेल। अब बात करते हैं सिक्स्थ कॉम्बिनेशन, दैट इज गैस एंड लिक्विड। तो गैस एंड लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज गैस एंड लिक्विड? दैट इज सॉलिड फोम। इसको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू सॉलिड फोम। सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं आपके बेसिकली जैसे कि प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन जानते हो? हाँ जी यश, रोज नहाता है इससे। अरे साबुन के बाद में जो तो रगड़ रगड़ के चमकता है ना, बॉडी से डर्ट निकालने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली हम नहाते वक्त, दैट इज प्यूमिक स्टोन, ठीक है। इवन देन फोम रबर, इवन जो आपके मैट्रेसेस होते हैं वो भी फोम रबर से ही होते हैं, वो आपके फोम ही होते हैं। मैट्रेस, MATTERESS, मैट्रेस, ठीक है। रबर पिलो या फोम के बने हुए जो पिलोज होते हैं जिसको हम रबर पिलो कहते हैं, ठीक है, वो इसी के एग्जांपल्स हैं। मटका जो होता है पोरस पॉट, वो भी इसी के एग्जांपल्स हैं, पोरस पॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा अगर मीडियम सॉलिड है तो उसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे? हाँ जी बेटा, अगर आपका मीडियम सॉलिड है तो हम इसको क्या क्या, क्या बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड कोलाइड्स, ठीक है। देन थर्ड आता है, सेवेंथ इज गैस। तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो सॉलिड इन गैस को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं स्मोक, डस्ट, बटर सर दो जगह आ गया। स्ट्रॉन्ग। मैंने तुमको पहले ही कहा था बटर के लिए, कहा था ना, समझाया था ना। बटर क्या है? फैट डिस्पर्स इन वाटर इज कॉल्ड एज बटर। अब वो फैट लिक्विड है कि सॉलिड है, इस बिहाफ पे डिपेंड कर रहा है ना आपका। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने दो जगह कैटेगराइज किया इसको। देन एट्थ इज लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? लिक्विड एरोसोल। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं क्लाउड, मिस्ट एंड फॉग। एंड द नाइन्थ कॉम्बिनेशन इज गैस टू गैस। नाइन्थ कॉम्बिनेशन आता है आपका गैस टू गैस। गैस टू गैस कौन सा कोलाइड? हाँ जी बेटा, कौन सा कोलाइड होगा? इट्स नॉट अ कोलाइड एज इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। और साफ साफ डेफिनेशन में बता चुके हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं उनकी क्या है खास बात, क्या है कि दे मस्ट बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब दो पार्टिकल साफ साफ अलग अलग होने चाहिए। सो अगर गैस आपका मीडियम है तो उसको बोलते हैं हम लोग गैस कोलाइड्स, ठीक है। इस चार्ट से बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम्पल्स पे, आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है जो आते हैं मेनली, नोट डाउन।
चलो एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड इज क्लासिफिकेशन on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium particle. dispersed phase and dispersion medium particle के बीच में कितनी एफिनिटी है, कितने इंट्रैक्टेड है एक दूसरे के प्रति, उसके बिहाफ पे बात करते हैं. तो इसको दो कैटेगराइज किया जाता है. वन इज लायोफिलिक, अनदर इज लायोफोबिक. लायो मतलब मीडियम, ठीक है. तो हम इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? वन इज लायोफिलिक, अनदर इज, अच्छा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टी. पहले प्रॉपर्टी आएगी, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. एंड लायोफोबिक. लायोफिलिक, लायोफोबिक दो कैटेगराइज हैं, ठीक है. तो बेटा पहले तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के आधार पर कि इसको डिफाइन कैसे करें, कि होता है क्या है, और फिर बात करेंगे आगे. सो फर्स्ट इज डेफिनेशन. ठीक है बेटा. लायो का मतलब क्या होता है? मीडियम. फिलिक मतलब अट्रैक्शन. फोबिक मतलब भागना, दूर भागना, ठीक है. अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल स्ट्रांगली एफिनेटेड है टुवर्ड्स किसके? मीडियम पार्टिकल के प्रति, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लायोफिलिक. सो व्हेन डिस्पर्स फेज पार्टिकल, अच्छा जब भी डिस्पर्स फेज बोला जा रहा है तो दिमाग में क्या आ रहा है आपके? 1 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स हैं, ये दिमाग में हमेशा रखना. व्हेन डिस्पर्स फेज पार्टिकल स्ट्रांगली एफिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है. और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग वंडरबल फोर्सेस के द्वारा जुड़ते हैं. हालांकि वीक फोर्सेस है लेकिन उनमें भी कैटेगराइज हैं. अब लायोफोबिक का क्या होगा? ऐसे सब्सटेंस विच हैव वेरी लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्स मीडियम पार्टिकल्स. तो हम बोल सकते हैं दैट इज सब्सटेंस दैट हैव वेरी लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट तो था आपका. सेकेंड अगर बात करें दैट इज द नेचर वाइज कैसे होता है, तो सीधी सी बात है बेटा. डिस्पर्स फेज हैज़ मोर एफिनेटेड टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम. मैं डिफाइन भी कर चुका लेकिन फिर भी लिखता हूँ. डिस्पर्स फेज आर मोर एफिनेटेड टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम. और अगर यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा कि डिस्पर्स फेज आर लेस एफिनेटेड टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका मीडियम, इफ मीडियम इज वाटर, ठीक है, मैं यहीं पे एक बात लिख देता हूं. इफ मीडियम इज वाटर देन जितने भी लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इन सभी को, अच्छा एक इससे पहले ये बताओ, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक जो हम बात कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट के आधार पे बात करूँ तो किस कैटेगराइज में किया हमने इसको? क्या ये जेल्स हैं, क्या ये कोलाइड्स हैं, मतलब इमल्शंस हैं, सोल्स हैं, या फिर आपके फोम हैं, क्या हैं? कॉलॉइड्स हैं, सारे ये हैं। तो सारे कोलाइड्स हैं. कोलाइड के अंदर कैटेगरीज क्या है इसकी? दीज आर सोल्स. तो इनको लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के नाम से जानते हैं. ध्यान रखना, मैंने कहा था ना आपको, हम लिक्विड कोलाइड्स पे ही पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है. तो अगर मीडियम आपका क्या है? वाटर है, तो जितने भी लायोफिलिक सोल्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिलिक सोल्स भी कहेंगे हम लोग. हाइड्रोफिलिक सोल कहा जाता है. ऑल लायोफिलिक आर ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोफिलिक. तो यहाँ पर सिमिलरली अगर आपका इफ मीडियम
इज वाटर, तो हम इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक सोल भी कह दिया जाता है। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, लायोफिलिक और लायोफोबिक की जगह पे अगर हाइड्रोफोबिक कह दिया जा रहा है तो दीज आर बेसिकली द सोल्स इन विच द मीडियम इज वाटर, तो मीडियम वाटर होगा आपका। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इस पे बेटा 12 प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखना। देन प्रिपरेशन, भाई स्ट्रांगली एफिनेटेड, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं तो सीधा मिलाओ तो आपस में चिपक जाएंगे, है ना। और एक दूसरे को जानी दुश्मन है, मिलाओगे तो भागेगा। सो दे प्रिपेयर डायरेक्टली बाय मिक्सिंग, सीधा आपस में मिला दो, भूल गया, मिल गया, ठीक है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन बनते हैं वैसे ये बन गया। लेकिन इधर थोड़े से दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि ये एक दूसरे के प्रति पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो क्या करें? इनको कोई मीडियम चाहिए होता है, भैया आओ तुम मिलो, ठीक है। तो वो वाली कहानी हो गई यहाँ पर, है ना। डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना पसंद है एक दूसरे के। तो इनको मिलाने के लिए स्टेबलाइजर्स चाहिए, केमिकल एजेंट्स चाहिए, इसीलिए स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशंस। ऐसे होगा कि पंडित किसी दो के गुड़ मिलाने लग रहा है, पर मिलते ही हाँ वही है, वही। सो हम बोल सकते हैं दे नीड स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। इनको प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए होंगे आपको, डायरेक्टली नहीं होंगे। और अगर किसी तरह से बना भी लिए, हम पढ़ेंगे लायोफोबिक के आपकी प्रिपरेशन मेथड है आगे। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर हम प्यूरिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं इनकी, और चारों से डेफिनेटली हर अच्छे क्वेश्चंस बने। फोर्थ पॉइंट, नेचर हो गया, प्रिपरेशन हो गया, तो अब आता है इसका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्स। कंसंट्रेशन ऑफ सोल, किन सोल की कंसंट्रेशन क्या होगी? देखिए बेटा, मोर कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है, इन द सॉल्यूशन व्हेन दे आर लायोफिलिक। लायोफिलिक आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बड़े अच्छे से बनाते हैं, तो इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे मोर कंसंट्रेशन ऑफ डीपी इन सोल पार्टिकल, क्योंकि आसानी से मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ अगर बात करेंगे तो आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे के प्रति एफिनेटेड नहीं है, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी डीपी की, डीएम के अंदर, मतलब फेज की मीडियम के अंदर, वो हमेशा कम ही मानी जाएगी। तो दे आर लेस कंसंट्रेशन ऑफ डीपी इन सोल। मैं तुम्हें एक बात पहले बता दूं, लायोफिलिक लायोफोबिक के नाम पर डिफरेंसेस कम आते हैं, इनके पॉइंट्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक ही को डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है आपको। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका, दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें, हाँ जी बेटा, विच कोलाइडल सोल इज मोर स्टेबल, लायोफिलिक और लायोफोबिक, एंड वाई? क्यों है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चिंता मत करो। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल्स, वाई? मतलब अपने वो बनाएंगे, मतलब बॉन्ड बना लेंगे, एक तरह से मतलब स्टेबल ही हुए वो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल एज दे डू नॉट प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। जबकि उसकी बात करेंगे लेस स्टेबल, जनरली दे फॉर्म द पीपीटीज। लेस स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ precipitate, precipitate, सही स्पेल सही? नहीं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होगा ना, PITATE, PITATE। अब सही है ना? हाँ अब सही है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, कितनी है? मैंने आपको कहा था करीबन 12 से 15 मिलेंगे आपको, और सारी के सारे इंपॉर्टेंट है। दबाना एक बार, दबाना इसके ऊपर, मिट्टी है इसमें बस। नाउ साइज ऑफ सोल, सोल पार्टिकल के साइज क्या होंगे? रब करूँ इसको? चलो पहले यहीं लिख लेता हूँ, स्पेस है। साइज ऑफ सोल कैसे होंगे? 1 से साइज ऑफ सोल, मीडियम और उसकी बात नहीं हो रही, जो सोल बन चुका है, जो सॉल्यूशन बन चुका है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके पार्टिकल का साइज क्या होगा? जनरली हम बोलेंगे कि आपस में मिल चुके हैं तो जनरली स्मॉल हो गए, दे आर स्मॉलर इन साइज, बड़े होने और ये आपस में मिलते नहीं है तो बड़े बड़े साइज़ के मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बेटा पानी कहाँ है? लिक्विड है ना, हाँ तो तो 2 लिक्विड को ऐड करोगे तो और सर एक चीज कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, कोई चीज ये मिलाएंगे तो कंपेयर। बड़ी मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इसके एग्जांपल बात करेंगे तो मेटल सोल्स वगैरह की बात करते हैं, पेंट है, ठीक है। जितने भी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, सारे के सारे लायोफिलिक होते हैं, और जितने भी आर्टिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं सारे सारे ये हैं, ठीक। तो अगर आपने प्रोटीन को पानी में मिला दिया, सोल बना, वो सोल लायोफिलिक का एग्जांपल हो गया। डीएनए को प्रोटीन में मिला दिया, सोल बना, लायोफिलिक। स्मॉल साइज़ के होंगे नहीं होंगे, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन जब आप पेंट की बात करते हो या मडी वाटर की बात करो तो उनके पार्टिकल्स बड़े होंगे, लार्ज इनफ होंगे। अच्छा, वैसे ये ऑर्गेनिक होते हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक होते हैं लगभग, ठीक है। ठीक है। बेटा चैप्टर की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, मैं पहले बता दूं आपको। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस होता है सर, एक प्रकार का, रेजिस्टेंस। एक प्रकार का अरे पानी वो होती है विस्कोसिटी, लिक्विड के अंदर अपना गाढ़ा है। रेजिस्टेंस। हाँ तो बेटा गाढ़ा होने से क्या मतलब है? रेजिस्टेंस हर लिक्विड की फ्लूइडिटी नेचर होती है, दैट इज रेजिस्टेंस इन द फ्लोइंग नेचर ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी पे बात की जाए तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम, और क्यों? कौन सा नंबर था ये? 7th 8 है। विस्कोसिटी। देखिए बेटा, विस्कोसिटी की अगर बात करें तो ये आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, ठीक है। तो गाढ़ापन आएगा, दे आर मोर विस्कस। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि विस्कोसिटी कंपैरिजन की जाती है विद द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, ठीक है। विस्कोसिटी यहाँ जो कोलाइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्स की बात कर रहे हैं, वो मीडियम के प्रति देखी जा रही है आपकी। तो मीडियम जो होता है उससे ज़्यादा विस्कस है डिस्पर्स फेस, या जो सॉल्यूशन बना वो जो सोल था वो मीडियम से ज़्यादा विस्कस रहेगा या फिर मीडियम से कम विस्कस रहेगा, ठीक है। और इसका रीज़न हाइड्रेशन के कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। तो याद रखना, दे आर मोर विस्कस देन डिस्पर्जन मीडियम, या ऐसे बोल सकते हो विस्कोसिटी इज मोर देन डिस्पर्जन मीडियम। अगर लायोफोबिक की बात करें तो एफिनेटेड वैसे ही कम थे, तो जितने पहले थे उतने ही ऑलमोस्ट बाद में भी होंगे विस्कस। तो इसीलिए हम बोलते हैं सेम एज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8th सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें तो मीडियम के कंपेयर करके, डिस्पर्जन मीडियम को कंपेयर करके बताना, सोल जो बन गया मिक्सिंग के बाद में, जब सोल बन गया तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? लायोफिलिक का ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। तो ये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इट इज़ क्या? विस्कोसिटी बढ़ गई तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। विस्कोसिटी बढ़ गई तो सरफेस टेंशन कैसे बढ़ गया? विस्कोसिटी इसलिए बढ़ी, पार्टिकल ज़्यादा है तो वो resistance समझ ज़्यादा। गया। सरफेस टेंशन कैसे बढ़ गया? पार्टिकल ज़्यादा है तो फिर उसको व्हाट इज सरफेस टेंशन? कि ऊपर वाला पार्टिकल परपेंडिकुलरली नीचे वाले पार्टिकल के प्रति कितना फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा पार्टिकल से ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो एक पार्टिकल पे स्टडी की जाती है ना, सारे पे थोड़ी की जाती है। अगर विस्कस ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल्स तो स्टडी इसी की करनी है भाई, एक पार्टिकल का दूसरा पार्टिकल को भी देखना है ना, सभी पार्टिकल का थोड़ी देखना है एक पार्टिकल के प्रति।
बात समझ में आया? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, एट द बॉटम या बिलो पार्टिकल्स पे, दैट इज सरफेस टेंशन। वो सारे तो सरफेस टेंशन क्या होगा इस केस में? विस्कस होने की वजह से, हाइड्रेटेड होने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है लेकिन सरफेस टेंशन कम होता है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल पे स्टडी कर रहे हैं, सब पे नहीं हो रही। सरफेस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सरफेस टेंशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बात याद रखना, इट इज़ मच लेस देन द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, मच लेस देन डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अगर वहाँ बात करेंगे तो मिक्सिंग वैसे ही प्रॉपरली होती नहीं है, इनकी केमिकल एजेंट चाहिए होते हैं इनको मिलाने के लिए, तो सेम रहेगा एज डिस्पर्जन मीडियम। जैसा पहला था वैसे बाद में रहेगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना एफिनेटेड है पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। नाइन्थ प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज हाइड्रेशन? गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर डाइपोल, देखो वाटर जो होता है ना वो पोलर नेचर का होता है, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स दोनों तरह के पोल्स होते हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं आपको, एक वर्ड आ रहा है प्रिसाइज वाटर के लिए, कमीनापन। वो हर किसी के साथ में अट्रैक्टेड हो जाता है, चौड़ा होगा मतलब। वो हर किसी के साथ अट्रैक्टेड हो जाता है। होता क्या है बेटा, किसी भी कटाइन के साथ में जुड़ जाएगा, किसी भी अनाइन के साथ जुड़ जाएगा, बस वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा पोल्स दिखें, ज़्यादा चार्ज दिखें, जहाँ ज़्यादा चार्ज दिखें उधर मुंह मारना स्टार्ट कर दिया उसने। तो वो सिचुएशन होती है वाटर की, और वाटर हमेशा ऐसे ही करता है। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि हर किसी के साथ दोस्ती कर लेता है वो। जहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिखें, जहाँ ज़्यादा चार्ज दिखें वहाँ ज़्यादा घुस जाता है, जहाँ कम चार्ज दिखें तो उसको थोड़ा अवॉइड करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से बात होती है। तो हाइड्रेशन अगर बात करें तो हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। इसी बात है, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। तो हाइड्रोफिलिक मीडियम अगर वाटर है तो इसका मतलब हाइड्रोफिलिक है, तो हम बोलेंगे दीज आर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर हाईली हाइड्रेटेड। पार्टिकल्स जो हैं वो हैवीली या हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। जनरली अगर इसकी बात करें लायोफोबिक की, तो पार्टिकल्स यूजुअली डू नॉट हाइड्रेटेड ईजिली, आसानी से हाइड्रेट नहीं होते। ठीक है, नाउ 10th फैक्टर रिवर्सिबिलिटी। अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो बेटा कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा रिवर्सिबल नहीं है? रिवर्सिबल है लायोफोबिक। तो वो एक चीज़ याद रखना, फोबिक। जो जितनी आसानी से बनता है उतनी आसानी से हट भी जाता है। जिसका बनना मुश्किल है, उसको स्पेशल मेथड दे के बनाया है, तो उसको हटाना भी मुश्किल होगा आपके लिए। तो कौन रिवर्सिबल होगा, लायोफिलिक या लायोफोबिक? फिलिक। लायोफिलिक आसानी से मिक्सिंग हो जाता है तो सिंपल से हट भी जाएगा, लेकिन उसके लिए तो केमिकल एजेंट चाहिए ना, एक मीडिएटर चाहिए बनाने के लिए। तो हम बोलेंगे कि लायोफिलिक पार्टिकल जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, जबकि ये कैसे होंगे? इरिवर्सिबल इन नेचर। ये याद रखना, टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ होता है, तो रिवर्सिबल विद टेम्परेचर बात करेंगे, इरिवर्सिबल। इन नेचर। नाउ 11th प्रॉपर्टी आती है आपकी, दैट इज चार्ज। चार्ज की बात करें, इसमें कम होंगे। चार्ज जो होता है वो पीएच ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ ये पीएच ऑफ मीडियम। तो अगर आप बोलते हो कि चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स पे, यहाँ पे अगर मीडियम में मीडियम का पीएच अफेक्ट करते हैं तो चार्ज होगा सोल पार्टिकल पे, वो अफेक्टेड होगा। लेकिन जब लायोफोबिक की बात करेंगे तो मीडियम पार्टिकल का पीएच चाहे कुछ भी रख दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, दे आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। ठीक है, नाउ चार्ज की बात करें तो दैट इज चार्ज ऑन सोल पार्टिकल डिपेंड ऑन पीएच ऑफ मीडियम, मीडियम के पीएच पे डिपेंड करता है, जबकि वो इंडिपेंडेंट है।
pH के, इंडिपेंडेंट ऑफ pH ऑफ मीडियम। नेक्स्ट पार्ट, देन आती है विजिबिलिटी की। अगर बात करते हैं, 12th फैक्टर इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल जो होते हैं, दे नाइदर विजिबल बाय नॉर्मल माइक्रोस्कोप नॉर बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो नाइदर विजिबल बाय सिंपल नॉर बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जबकि उन पार्टिकल्स की बात करें लायोफोबिक की, तो जनरली क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो नॉर्मल या सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हम पता नहीं कर पाते, इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं है कि पता कर लें, लेकिन हाँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू वी कैन ईजिली डिटेक्ट दिस। तो ईजिली डिटेक्टेड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, 13th प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्वेशन। देखो, हालांकि मैंने पहले बता ही चुका हूँ आपको हाइड्रेशन, तो उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। हाइड्रेशन वाटर है, अगर सॉल्वेशन अदर देन वाटर है, तो हाइड्रेशन में क्या कहा था, पार्टिकल्स आर इजीली हाइड्रेटेड। तो यहाँ पे भी कहेंगे दे हैव हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। तो हाई डिग्री पाया जाता है, मतलब आसानी से सॉल्वेटेड हो जाते हैं, हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। जबकि यहाँ बात करेंगे तो जनरली क्या होंगे, दे हैव द लोअर डिग्री, मतलब आसानी से सॉल्युबल नहीं हो पा रहे, दे हैव लोअर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। नाउ 14th फैक्टर, 14th इज टिंडल इफेक्ट। आगे पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज जनरली नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अगर लायोफिलिक पार्टिकल हमारे पास है और उसके थ्रू लाइट को स्कैटर्ड करवाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, डिस्पर्स करवाया जा रहा है, तो आसानी से डिस्पर्स नहीं होती, दे आर लेस स्कैटर्ड। क्योंकि लाइट के पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, तो छोटे पार्टिकल्स को वो खिसका के निकल जाते हैं, तो उसमें से वो एंटर आसानी से हो नहीं पाते। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ तो पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, लार्ज इनफ हैं, तो उसमें से लाइट जाएगी तो स्कैटर्ड होगी, फिर वो तो दे मोर स्कैटरिंग होगा। Now, the last property that is electrophoresis. Electrophoresis का मतलब होता है कि movement of the charge, ठीक है, towards the opposite end of the electrodes under the influence of electricity. तो कहाँ पे movement ज़्यादा होगा, that is called as electrophoresis. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब था मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दरअसल जो कोलाइड्स होते हैं दो तरह के चार्ज के आधार पर डिवाइड भी किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। आगे बताऊंगा आपको चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं इसमें। तो हमें कैसे पता है भैया, जैसे हमारा ब्लड नेगेटिवली चार्ज है, मुझे कैसे पता है नेगेटिवली चार्ज है उस पर, ब्लड पे नेगेटिवली चार्ज है, हमें कैसे पता है? तो हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डालते हैं। तो अगर अपोजिटली एंड की तरफ मूव कर गया, अगर अपोजिटली एंड की तरफ मूव कर गया तो वहाँ पे कोएगुलेशन होगा और वहाँ दिखाई देगा। तो अगर ये नेगेटिव पे दिखाई दिया, कैथोड पे दिखाई दिया, तो डेफिनेटली इस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। तो इस बिहाफ पे हम चार्जेस का एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर लायोफिलिक की बात करें, मूवमेंट की बात करें इन पार्टिकल्स की, तो याद रखना पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइग्रेट दोनों एंड की तरफ भी कर सकते हैं, एक एंड की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो मे और मे नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स द या माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। मे और मे नॉट माइग्रेट अंडर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब लायोफोबिक की बात करें तो बेटा लायोफोबिक पार्टिकल जो होते हैं दे आर स्टेबल ओनली ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम।
आगे ये पॉइंट और करवा दूंगा कि स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्यों स्टेबल होते हैं, तो लायोफोबिक पार्टिकल्स आर स्टेबल ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। उन पे जो चार्ज पाया जाता है उसी वजह से वो स्टेबल होते हैं। तो चार्ज तो सभी पार्टिकल्स पे होगा, तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो या तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे या फिर एनोड की तरफ मूव करेंगे, और मूव डेफिनेटली होगा। द मूवमेंट इज डेफिनेट, तो हम बोलेंगे दे माइग्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, तो माइग्रेट ओनली टूवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड, वो एक इलेक्ट्रोड के प्रति हमेशा माइग्रेट करेंगे आपके। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स इसके, एग्जाम्पल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड्स के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक सोल्स, जितने भी ऑर्गेनिक सोल्स बनाए जाते हैं, ऑल ऑर्गेनिक सोल्स। ऑर्गेनिक सोल्स मतलब लाइक प्रोटीन सोल, डीएनए सोल, आरएनए सोल्स, कार्बोहाइड्रेट सोल्स, ठीक है, प्रोटीन सोल, जेल्स, जेलेटिन, ठीक है, स्टार्च सोल, ये सब सोल्स हैं, जेलेटिन सोल, स्टार्च सोल, ठीक है, इवन दो अगार अगार सोल्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन से आ सकते हैं, इवन सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स इसी के कैटेगरी में आता है। बायोमोलिक्यूल के सोल्स बनाए जाए तो, पॉलीमर्स के सोल्स बनाए जाए तो, पॉलीमर्स में कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, रबर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, प्लास्टिक सोल्स आ जाते हैं, सब इसी में काउंट करेंगे आप, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऑल ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्टेड हुए हों। यहाँ ऑल इनऑर्गेनिक सोल्स, यहाँ इसके एग्जांपल्स होते हैं ऑल इनऑर्गेनिक सोल। इनऑर्गेनिक सोल्स में जैसे कि मेटल सोल हो गया, मेटल सोल लाइक गोल्ड सोल, ठीक है, सिल्वर सोल, ठीक है, नॉन मेटल सोल, नॉन मेटल सोल्स लाइक सल्फर सोल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। मेटल हाइड्रोक्साइड सोल, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हो गया, ठीक है, मेटल सल्फाइड सोल जैसे कि आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल। एग एल्बुमिन किसका एग्जाम्पल होगा, एग प्रोटीन को एग एल्बुमिन कहा जाता है। तो एग एल्बुमिन इज लायोफिलिक सोल। एग के दो पार्ट होते हैं, व्हाइटिश और येलोइश। दो व्हाइटिश पार्ट है, तो बायो का बता क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होती है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द एग इज एग एल्बुमिन, ठीक है। और जो येलोइश पार्ट होता है इट इज फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मतलब उसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, तभी तो बोलते उसको खाने से आपका डीएनए ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन लिपिड फैट्स हैं, इसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है वो भी बढ़ जाता है। इस पर एक नोट लिखते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स की। तो लायोफिलिक जो सोल्स होते हैं दे आर स्टेबल, वाई क्वेश्चन ये आता है, वाई लायोफोबिक सोल्स आर मोर स्टेबल। इवन तो स्टेबल तो ये भी हैं क्योंकि हम बनाते हैं इसको, पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम्स वगैरह खाते हैं, वो सब इसी से बनाई जाती है ऑलमोस्ट लगभग, तो वो स्टेबल है तभी दिख रही है। तो वो उनकी स्टेबिलिटी क्यों है और इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू, किस वजह से, a thin layer of dispersion medium around dispersed phase particle, they are more attracted, तो एक लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ DM ओवर DP पार्टिकल्स। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, लायोफोबिक सोल्स क्यों स्टेबल है, लायोफोबिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू द
चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीपी। ठीक है, सरफेस पे चार्ज होते हैं इस वजह से स्टेबल। बात समझ में आ गई। और ये तो बता ही चुका आपको कि अगर मीडियम मेरा वाटर है तो लायोफिलिक सोल्स को क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोफिलिक सोल्स, और अगर लायोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक। ऑलराइट, थैंक यू।